बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ट्रंप के फैसले से उखड़े अमेरिका के सहयोगी देश। रूस और यूक्रेन में जंग रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को तेजी से अमल में लाने लगा अमेरिका। अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत के लिए सऊदी अरब रवाना हुए रूस के प्रतिनिधि। इस बीच यूरोपीय देशों ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, बातचीत में शामिल ना किए जाने से है नाखुश। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा। जानेंगे कैसे जंग के बीच ही फ्रंटलाइन के करीब अपने घरों को लौट रहे हैं कई यूक्रेनी। लेकिन पहले हेडलाइंस। क्या गजा में जारी संघर्ष विराम पहुंच पाएगा दूसरे चरण में? इस्राएली कैबिनेट में होगा इस बारे में मंथन। समझौते के तहत हमास को रिहा करने हैं सारे बंधक और इस्राएल को गजा से हटाने हैं सभी सैनिक, तभी पूरी तरह रुक पाएगी जंग। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने कहा, पड़ोसी देश रवांडा नहीं दे रहा है संघर्ष विराम की पेशकश का जवाब। बीते दिनों रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने कर लिया था कॉन्गो के गोमा शहर और आसपास के इलाकों पर कब्जा। मनु भाकर और शूटर मनु भाकर बनी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024। दिल्ली में हुए अवार्ड के 5वें संस्करण की घोषणा के दौरान ये ऐलान। और दिखाएंगे पाकिस्तान की ऐसी हवेली जहां सहेजे गए हैं प्राचीन जनजातियों के कपड़े। कार्यक्रम में सबसे पहले बात मध्य पूर्व की। गजा में संघर्ष विराम के दूसरे चरण पर चर्चा के लिए इस्राएल की सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हो रही है। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि गजा में जारी संघर्ष विराम जंग को पूरी तरह खत्म कर पाएगा या नहीं। समझौते की शर्तें कहती हैं कि हमास को सारे इस्राएली बंधक रिहा करने हैं और फिर इस्राएली सेना को पूरी तरह गजा से बाहर निकल जाना है। ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो गजा के भविष्य पर चर्चा के लिए मध्य पूर्व के दौरे पर हैं। पहले उन्होंने इस्राएल का दौरा किया और फिर सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। रविवार को रूबियो और इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने गजा से फलस्तीनियों को पूरी तरह से हटाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना का समर्थन किया था। ट्रंप की योजना पर मार्क रूबियो को कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जानकारी दे रहे हैं यरूशलेम में मौजूद बीबीसी के मध्य पूर्व संपादक सेबेस्टियन अशर। There have been concerns emerging in the past. बीते हफ्ते से युद्ध विराम के दूसरे चरण को लेकर चिंता जताई जाने लगी थी। अब इस पर खुलकर बात होने लगी है। गजा को नए सिरे से बनाने के लिए फलस्तीनियों को वहां से हटाने की जिस योजना का राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है, उसकी कल नेतन्याहू और मार्को रूबियो ने खुलकर तारीफ की थी। मगर सऊदी अरब में अमेरिकी विदेश मंत्री को एकदम अलग संदेश सुनने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने यह योजना सामने रखी थी, सऊदी अरब ने तुरंत इसे खारिज कर दिया था। और अब बात रूस और यूक्रेन जंग की। 3 साल से जारी इस जंग को रुकवाने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इसके तरीके को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच मतभेद नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि रूस से शांति के लिए जो बातचीत होगी, क्या उसमें यूक्रेन और यूरोप को शामिल किए बिना ही फैसले ले लिए जाएंगे? इसी की बात कवर स्टोरी में। रूस यूक्रेन के बीच जंग रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के तहत अमेरिका और रूस सऊदी अरब में बातचीत करेंगे और उसके लिए रूसी विदेश मंत्री और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कुछ सहयोगी सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। लेकिन इस वार्ता में ना तो यूरोप के किसी देश को बुलाया गया है, ना ही यूक्रेन को न्योता दिया गया है। यही वजह है कि यूक्रेन और यूरोप के देशों में नाराजगी है। इसलिए फ्रांस ने यूरोप के देशों के नेताओं की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। देखिए बीबीसी संवाददाता जो इनवुड की रिपोर्ट। हर ओर ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर यूक्रेन में शांति स्थापित करनी है तो इसके लिए क्या कीमत चुकानी होगी। यूक्रेन में ज्यादातर की राय कीव में रहने वाले ओलेक्जेंडर जैसी है। वो कहते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे सारे इलाके हमें लौटाए जाएं, पर क्या ये मुमकिन है? वो कहते हैं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे भरोसा है और उम्मीद भी, मुझे लगता है कि सभी ऐसा चाहते हैं। लेकिन म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के आखिरी कुछ दिनों ने इस भरोसे को तोड़कर रख दिया है। सबसे पहले तो अमेरिका के नए रक्षा मंत्री ने कहा कि यूक्रेन को अपने इलाकों को वापस लेने और नेटो में शामिल होने की इच्छा छोड़नी होगी। समझौते के तहत इसकी संभावना ना के बराबर है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बनेगा। फिर घोषणा हुई कि यूक्रेनी राष्ट्रपति से बात करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 90 मिनट तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की।
राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मेरी अच्छी बातचीत रही। हमने कुछ फोन कॉल किए और उनकी पुतिन के साथ फोन पर बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं। मैंने कहा कि वो झूठे हैं। और फिर खबर आई कि जंग खत्म करने के लिए सऊदी अरब में बैठक होने जा रही है। यूक्रेन के लिए अमेरिका के विशेष दूत से जब पूछा गया कि क्या यूरोप, जिसने यूक्रेन को अमेरिका से ज्यादा मदद दी है, क्या उसे भी इस बातचीत में शामिल नहीं होना चाहिए? क्या आप यहाँ मौजूद लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि रूस के साथ बातचीत में यूक्रेन और यूरोप भी शामिल होंगे? आपके सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब है नहीं, लेकिन पहले हिस्से का जवाब है हाँ। इस बातचीत में यूक्रेन मौजूद होगा। इससे यूरोप ऐसी मुश्किल में पड़ गया है जहां उसे अहम फैसलों से दूर रखा जा रहा है। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में आपातकालीन बैठक बुलाई ताकि सारे यूरोपीय देश मिलकर एक राय कायम कर सकें। वहीं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूएई पहुंच गए हैं। इस मुल्क ने भी बातचीत के लिए मेजबानी की पेशकश की है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक एक सवाल बना रहेगा कि बातचीत में किस किस को शामिल होना चाहिए। बीबीसी संवाददाता जो इनवुड की रिपोर्ट। 3 साल पहले जब रूस ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे, तब यूक्रेन के लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। कई लोग पड़ोसी देश चले गए, तो कईयों ने ऐसी जगहों का रुख किया जो ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही थी। मगर इनमें से बहुत से लोग फिर खतरा मोल लेते हुए अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है क्रामातोर्स्क। यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर फ्रंट लाइन है। बीबीसी संवाददाता मारियाना मात्वेचुक यहाँ कुछ लोगों से मिली। देखिए उनकी रिपोर्ट। जब रूस ने हमला शुरू किया था, तब भागने की कोशिश कर रहे दर्जनों लोग क्रामातोर्स्क रेलवे स्टेशन पर रूसी रॉकेट्स के हमले में मारे गए थे। क्रामातोर्स्क अब कुछ ऐसा है। वीटा ने इस हमले के कुछ दिन पहले शहर छोड़ दिया था, पर अब उन्होंने लौटने का फैसला किया है। लगातार हो रहे धमाके एहसास दिलाते हैं कि फ्रंट लाइन के बेहद नजदीक रह रहे वीटा जैसे लोगों के लिए खतरा अब भी बना हुआ है। वीटा के लौटने के बाद उनके ग्रूमिंग सैलून के पास एक मिसाइल हमला हुआ। हालांकि उसे नुकसान नहीं पहुंचा। बाकी कई लोगों की तरह कीव में उन्हें अपना गुजारा करने में दिक्कत हो रही थी। वहां किराया ज्यादा है, सरकार से ज्यादा मदद नहीं मिलती, नौकरियों के मौके भी कम हैं। उन्होंने काम की वजह से भी वापस आने का फैसला किया। मेरे अंदर बस एक एहसास था कि मैं घर आ चुकी हूँ। मेरे डॉग्स उन जगहों को सूंघ रहे थे जहाँ वो खाते थे, सोते थे और जहाँ खेलते थे। फिर वो लेट गए, मानो कह रहे हों कि हम घर आ गए हैं। जानवर तक समझते हैं। मैं यहाँ से दोबारा नहीं जाना चाहती। वीटा ने हमें बताया कि अगर रूस का कब्जा हुआ तभी वो मजबूरी में यहाँ से जाएंगी, वरना नहीं। वो जंग को करीब से देख रही हैं। वीटा की तरह हजारों विस्थापित क्रामातोर्स्क लौटे हैं, पर फ्रंट लाइन पर बसे शहर में पहले जैसी चहल पहल नहीं लौटी है। प्रशासन लोगों को ये कहते हुए यहाँ लौटने से मना कर रहा है कि ये देश के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है। अंद्रिय प्रीस्ट हैं, वो भी दिल की आवाज सुनकर क्रामातोर्स्क लौट आए हैं। ये हाल में हुए एक ग्लाइड हमले का असर था। ये उनके घर के नजदीक हुआ था। किस्मत अच्छी थी कि कोई मौत नहीं हुई। आंद्रिय मुझे बताते हैं कि जोखिम के बावजूद उन्हें यहाँ शांति मिलती है और अपने लोगों की सेवा करना उनका फर्ज है। करीब 1.5 साल पहले ये रेस्टोरेंट एक रूसी मिसाइल हमले की चपेट में आ गया था, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी। फिर भी क्रामातोर्स्क के लोग अपने शहर लौट आए हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें घर की याद आ रही थी, इसलिए भी क्योंकि उन्हें लगता है कि इस मुश्किल वक्त में उनकी यहाँ जरूरत है। सैकड़ों किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन पर भीषण जंग छिड़ी है। किसी को नहीं पता कि हवाई हमले का सायरन और गोलीबारी कब बंद होगी। उम्मीद है कि वीटा और आंद्रिय जैसे लोगों ने घर लौटने में जल्दबाजी ना की हो। बीबीसी संवाददाता मारियाना मात्वेचुक की रिपोर्ट।
बात हांगकांग की, जो वन नेशन टू सिस्टम सिद्धांत के तहत चीन का हिस्सा है। यहां की एक लोकतंत्र समर्थक एक्टिविस्ट पर हांगकांग की सरकार ने 10 लाख हांगकांग डॉलर की बाउंटी रखी है। यानी जो भी इस एक्टिविस्ट को पकड़कर पुलिस को सौंपेगा उसे ये रकम मिलेगी। 20 साल की क्लोई जंग अब ब्रिटेन में रहती हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही हांगकांग छोड़ दिया था। उन पर हांगकांग पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। अब क्लोई को डर है कि कोई उन्हें ब्रिटेन से ही किडनैप कर लेगा। बीबीसी ने उनसे बात की। उन्होंने मुझे धमकी देकर चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन मैं आवाज उठाती रही। मेरा नाम क्लोई जंग है और मैं हांगकांग की एक एक्टिविस्ट हूँ और लोकतंत्र के लिए किए गए काम की वजह से मेरे सिर पर 10 लाख हांगकांग डॉलर्स का इनाम है। मैं ब्रिटेन आकर यहाँ से आवाज उठा रही हूँ। मैं हांगकांग फाउंडेशन में कमिटी फॉर फ्रीडम में काम कर रही हूँ। मैं राजनेताओं से, पत्रकारों से बात कर उन्हें बता रही हूँ कि कैसे हांगकांग के अधिकारी विरोध के स्वर को दबा रहे हैं। क्रिसमस ईव पर इस इनाम की घोषणा की गई थी। उसी दिन मुझे मेरे परिवार, दोस्तों से कई मैसेज आए। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। क्लोई को ऑनलाइन कई सारे धमकी भरे संदेश मिले। लोगों ने सरकार से बाउंटी बढ़ाने की भी बात की। क्लोई को किडनैप करने के लिए अतिरिक्त पैसों की मांग की। क्लोई को ऐसे धमकी भरे संदेश भी मिले जिनमें उनसे कहा गया कि आज रात घर जाते वक्त जरा सावधान रहना। मुझे ऐसा लगा कि पिछले कुछ हफ्तों से कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने ब्रिटेन की पुलिस से इसकी शिकायत भी की, लेकिन मैं दुनिया को हांगकांग का सच बता कर रहूंगी। अगर उनके खिलाफ कुछ बोला तो वो आपके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल करेंगे। – 2019 में हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए, जिसके बाद 30 जून 2020 को विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया गया। चीन और हांगकांग के अधिकारियों का कहना है कि ये स्थिरता के लिए जरूरी है। हांगकांग की सरकार ने कहा कि जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालेगा वो ये न सोचे कि अगर वो देश के बाहर रहता है तो वो बच जाएगा। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी की 1 साल पहले साइबेरिया की एक जेल में 47 साल की उम्र में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। कल मॉस्को में उनकी पहली बरसी मनाई गई। इस मौके पर उनके समर्थकों के अलावा उनके माता पिता भी मौजूद थे, ये जानते हुए भी कि रूसी प्रशासन उन्हें परेशान कर सकता है। देखिए मॉस्को से बीबीसी के रूस संपादक स्टीव रोजनबर्ग की ये रिपोर्ट। मॉस्को में पुतिन के सबसे बड़े आलोचक को याद किया जा रहा है। 1 साल पहले जेल में बंद अलेक्सी नवेल्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। रूसी प्रशासन उन्हें उग्रवादी मानता था, लेकिन समर्थक उन्हें रूस में लोकतंत्र की उम्मीद के तौर पर देखते थे। कब्र पर फूल चढ़ाना एक साधारण बात है, मगर आज रूस में ये खतरों से खाली नहीं है। जो लोग नवेल्नी से लगाव रखते हैं उन्हें प्रशासन से खतरा हो सकता है। लोग आज यहाँ फूल चढ़ाने आ रहे हैं। इसके लिए हिम्मत चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे पुलिसकर्मी मौजूद हैं और कुछ लोग जो पत्रकार नहीं हैं इस कब्रिस्तान में आने वाले सभी लोगों के चेहरों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दूसरे लोगों के साथ नवेल्नी के माता पिता एनाटोली और लुडमिला भी कब्र पहुंचे। जैसे ही वो कब्र पर पहुंचे अचानक लोग तालियां बजाने लगे और नारे भी लगाए। शुक्रिया कहते हुए वो रोने लगे। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि इस मामले की आपराधिक जांच हो। हम चाहते हैं कि उनके हत्यारे को सजा मिले। मुझे भरोसा है कि सच्चाई की जीत होगी। अलेक्सी नवेल्नी रूस के प्रमुख विपक्षी नेता थे। वो रूस के सबसे मशहूर कैदी बन गए थे। प्रशासन उनकी मौत में हाथ होने से इनकार करता है। ऐसा लगता है कि कुछ रूसी उनकी यादों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। बीबीसी के रूस संपादक स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। और अब बात पाकिस्तान की। वहां सबसे बड़े शहर कराची में एक अनोखा म्यूजियम बनाया गया है। एक हवेली में बनाए गए इस म्यूजियम में सिंधु घाटी की प्राचीन जनजातियों की वेशभूषा दिखाई गई है। कुछ पहनावे ऐसे हैं जिनमें से कई अब दुर्लभ हो गए हैं। देखिए कराची से बीबीसी संवाददाता रियाज सुहेल और मोहम्मद नबील की रिपोर्ट।
हवेली पाकिस्तान का पहला म्यूजियम है जो पारंपरिक कपड़ों के लिए समर्पित है। नसरीन अस्करी ने ये कपड़े तब जमा करने शुरू किए थे जब वो स्टूडेंट थी। मैंने हैदराबाद में लियाकत मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, तो वहाँ चूँकि मैं शहरी थी, पहली मर्तबा मैंने वो ख़वातीन के मलबूसात देखे जो पहले कभी नहीं देखे थे, और ये समझ आई कि ये ख़वातीन वही कपड़े पहनती हैं जो उनका वजूद है दूल्हे का। इसके अंदर उसके लिए कुछ तंबाकू, कुछ छालिया, कुछ बीड़ी, इस किस्म की चीज़ें जो उसके काम की हैं, उसके लुत्फ़ के लिए हैं, डाली जाती हैं और दी जाती हैं। और ये ऊँटनी भी बनाई गई है सिर्फ़ ये बताने के लिए कि ऊँट तक को इतना सजाया जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के एम्ब्रॉयडरीज़ जो हैं तैयार की जाती हैं। एक उसके पुश्त के लिए जिसको झुल कहा जाता है, एक उसके पाखड़े के लिए जो उसका सैडल। बाद बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 की इस बार की विजेता के नाम की घोषणा हो गई है। साल 2024 का ये अवार्ड जीता है शूटर मनु भाकर ने। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और पूर्व ओलंपियन मैरी कॉम ने उन्हें सम्मानित किया। मनु ने बीते साल 22 साल की उम्र में पेरिस ओलंपिक में एयर पिस्टल शूटिंग की 2 प्रतियोगिताओं में 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। मनु भाकर के अलावा गोल्फर अदिति अशोक, क्रिकेटर स्मृति मंधाना, शूटर अवनी लेखरा और पहलवान विनेश फोगाट भी इस अवार्ड की नॉमिनी थी। 2 हफ्तों तक चली वोटिंग में दर्शकों ने इनमें से अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को वोट किया, जिसके बाद मनु भाकर ने ये अवार्ड जीता। आइए देखते हैं अवार्ड जीतने के बाद मनु भाकर ने अपने संदेश में क्या कहा। एक पॉइंट आया था जब मुझे भी लगा था कि मैं गिव अप करना चाहती हूँ, और उस दिन अगर मैंने गिव अप कर दिया होता, उस टाइम पे, उस मोमेंट में जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, जब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, तो मैं आज यहाँ नहीं खड़ी होती, ना मुझे पेरिस में मेडल्स मिले होते और ना मैं आज स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ले रही होती। और कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @bbcwithit। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे।